गुड मॉर्निंग। भी स्टार्ट करते हैं आज अपन जो टेस्ट पेपर 6 है उसका डिस्कशन। और लास्ट दिन पे अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 14। और बेटे अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि अपन रिवाइज कर रहे हैं सारे के सारे टॉपिक, और ये आपके फुल पेपर्स का डिस्कशन चल रहा है। टॉपिक वाइज पेपर्स अपन कर ही चुके हैं और आई होप कि आपने इस क्वेश्चन और इस पूरे पेपर का कंप्लीट जो अटेम्प्ट है वो एग्जामिनेशन कंडीशन में कर लिया होगा। और अब आप अगर वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इसके बस सॉल्यूशंस देखते हुए चलें। और अगर आप अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो आप खुद ट्राई करें और बिल्कुल आखिरी में जाकर के इसके वीडियो सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना, सारे टॉपिक्स जो हैं आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स दे रखा है अपने को बेटे x की पावर 6 माइनस एक्स माइनस 1, और बेटे x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 से 2 के बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है f इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 2। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट है f हैज़ अ रूट इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। थर्ड स्टेटमेंट है f इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 से 2। फोर्थ स्टेटमेंट है f हैज़ नो रूट इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो जितनी भी बातें की गई हैं वो कौन से इंटरवल में की गई हैं? 1 से लेकर के 2 में की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो कौन कौन से ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है ये अपने को बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हमें इंक्रीजिंग और रूट के बारे में बात करनी होगी। इंक्रीजिंग के बारे में बात करने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ चलो कैलकुलेट करते हैं f का डैश एट x। तो बेटे हमने देखा ये कई सारे फंक्शंस का सम है ना, x की पावर 6 माइनस एक्स और माइनस 1। तो भाई अगर एक फंक्शन जो है कई सारे फंक्शंस का सम होता है तो अपन उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो बेटे x की पावर 6 है ना, इसका डेरिवेटिव बेटे क्या होगा 6 x की पावर 5। x का डेरिवेटिव बेटे कितना हो जाएगा 1, और बेटे 1 का डेरिवेटिव बेटे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये आ रहा है। ओके, तो ये बन रहा है 6 x की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। और अपने को जो इंटरवल है बेटे वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छे कैरेक्टर का दिया है ना। इंटरवल क्या है 1 से 2। तो अपने को आराम से दिख रहा है कि 1 से 2 में है ना, ये जो x की पावर 5 है इसके बारे में सोचें आप। x की पावर 5, ठीक है, कहाँ से कहाँ होगा? अगर x जो है बेटे 1 से 2 होगा तो बहुत इजीली दिख रहा है x की पावर 5 है ना भाई। x अगर 1 है तो उसकी पावर 5 कितना हो जाएगा 1, और 2 की पावर 5 बेटे कितना होता है 32। तो x का वैल्यू अगर 1 से 2 है तो x की पावर 5 क्या हो जाएगा 1 की पावर 5 से लेकर के 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 बेटे कितना होता है 32। तो अपन ने देखा x अगर 1 से 2 है तो x की पावर 5 आएगा 1 से 32। अच्छा, तो ये नंबर जो है सदैव बेटे क्या है, अगर x एक या एक से बड़ा है, ऐसे बोल दो और सिंपल टर्म्स में बात करें, x अगर एक या एक से बड़ा है तो x की पावर 5 बेटे क्या होगा एक या एक से बड़ा। अच्छा, एक या एक से बड़ा इंटू 6 बेटे क्या हो जाएगा 6 या 6 से बड़ा। क्या होगा, एक या एक से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इंटू 6 करोगे तो 6 या 6 से बड़ा। 6 या 6 से बड़ा माइनस 1 बेटे क्या होगा डेफिनेटली 5 या 5 से बड़ा, है ना। 6 से बड़ा माइनस 1 क्या होगा बेटे 5 से बड़ा। तो डेरिवेटिव जो है हमेशा क्या आ गया आपका 5 या 5 से बड़ा। खैर अपने को तो इतना ही पता है कि भी अगर f का डैश जो है अगर वो हमेशा 0 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, f का डैश जो है अगर बेटे 0 या उससे ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो फंक्शन जो है हमेशा बढ़ता है ना। लिख लेते हैं इस बात को, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन क्या होता है बेटे ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है। ओके, फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है किसी भी इंटरवल में, सॉरी 1 से 2 इस इंटरवल में फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है। तो अगर कोई बढ़ता हुआ फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई बढ़ता हुआ फंक्शन है इस तरह से, तो बेटे उसका वैल्यू स्टार्टिंग में बेटे क्या आएगा कम आएगा, और बेटे आगे जा करके है ना, आगे जा करके वैल्यू बेटे क्या आएगा ज़्यादा आएगा, ठीक है। 1 पर वैल्यू कम होगा और 2 पर वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। 1 पर वैल्यू कम और 2 पर वैल्यू ज़्यादा। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, तो बेटे 1 पर निकाल लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है।
जब x कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो अपन ने निकालना चाहा फंक्शन का वैल्यू एट 1। तो 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, 1 -1 कितना आ गया बेटे, -1, ठीक है, -1। और बेटे फंक्शन का वैल्यू है 2 है ना, f ऑफ 2 बेटे कितना होगा, 2 रख दिया इसमें है ना। 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, 2 की पावर 6 -2 -1, तो ये कितना आ गया, 8 का स्क्वायर है ना, 64 -3, 64 -3 बेटे कितना होगा, 61। तो अभी फिलहाल फंक्शन जो है 1 पर क्या है बेटे, -1, और 2 पर बेटे क्या है वैल्यू, 61 है ना। इसको और अच्छे से बना लेते हैं अपन भाई। 1 पर वैल्यू है -1 ना, ये x एक्सिस है बेटे अपना आप, और बेटे ये अपना है y एक्सिस। मैं क्या कर रहा था कि 1 पर वैल्यू क्या है, हाँ बेटे है ना, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, और 1 पर बेटे वैल्यू कितना है, -1, और बेटे आगे जा करके ना 2 पर वैल्यू क्या आ गया फटाक से, 61। इस तरह का ग्राफ आएगा फ्रॉम 1 to 2 है ना, 1 पर नेगेटिव और 2 पर पॉजिटिव। और बेटे आराम से दिख रहा है ना, ये पूरा फंक्शन जो है क्या है, पॉलिनोमियल है। तो लिख लेते हैं इस बात को ना, f ऑफ x जो है इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है बेटे क्या होता है, एफ एक्स पॉलिनोमियल जो है क्या होता है, ऑलवेज, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। ये अपन जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। और क्या होता है बेटे, पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल, यानी कि उसका ग्राफ बेटे कैसा बनेगा, स्मूथ, इट इज़ ऑलवेज स्मूथ है ना। तो बेटे देखा अपन ने कि अगर एक फंक्शन है जिसका नाम एफ एक्स है, उसका 1 पर वैल्यू बेटे क्या आ रहा है, नेगेटिव, और बेटे 2 पर वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना। तो एक जगह अगर फंक्शन नेगेटिव साइन का है और एक जगह पर फंक्शन का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ज़रूर, और वो इंक्रीजिंग है, तो ज़रूर वो एक न एक जगह पर है ना, एक न एक जगह पर उसने x एक्सिस को कट किया होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, f इज इंक्रीजिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। f हैज़ अ रूट इन 1 to 2, ये करेक्ट है। डिक्रीजिंग गलत हो जाएगा, नो रूट ये गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 1 and 2। तो आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका आंसर है। तो इसमें अपन ने देखा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बिहेवियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 2,1। तो अपने को पॉइंट बताना है जो इस पॉइंट के सबसे करीब हो, है ना। एक बार एक रफ स्केच बनाते हैं। पहले हम एक बार इसको अपने एक स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है, वैसा लिख लेते हैं। तो बेटे स्क्वायर किया है ना, तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। पर बेटे आपको समझना होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि बेटे y इज इक्वल टू रूट एक्स का, है ना, रिवीजन करने का शानदार मौका। y इज इक्वल टू रूट एक्स बेटे ग्राफ ऐसा होगा, और बेटे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। उसका लॉजिक आपको बताइए बेटे, है ना। रूट एक्स है ना, बहुत सिंपल बात, रूट एक्स हमेशा क्या होता है बेटे, 0 या उससे बड़ा। अंडर रूट के बाहर हमेशा 0 या उससे ज़्यादा आता है। अच्छा, तो बेटे ये कितना आ रहा है, 0 0, और बेटे हमेशा y की वैल्यू क्या होगी, 0 या उससे ज़्यादा, यानी कि ग्राफ हमेशा क्या है, अबव एक्स एक्सिस रहेगा। पर आप समझो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है बेटे, उसमें क्या है, क्या y नेगेटिव हो सकता है, हाँ, क्योंकि आप सोचो अगर वाई स्क्वायर अगर 1 है ना, इस कर्व में x अगर आपने 1 रखा, तो वाई स्क्वायर अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है ना। इसी वजह से y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है ना, जबकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स के बाहर तो केवल पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो ये ग्राफ आएगा, है ना। पर फिर भी अपन स्क्वायर कर देते हैं ताकि अपने को आइडिया लग जाए कि भैया ये जो शक्ल है मिलती किससे है, y इज इक्वल टू 4ax है। और बेटे यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर
ए का वैल्यू कितना आ गया 1/4। अब थोड़ा सा याद करो पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट याद करो। 2,1 हमें ये पॉइंट मार्क करना है, 2,1 कहाँ पर होगा। तो अपन ने ऐसा किया, ऐसे लिख लिया y² - x = 0 और इसमें रख दिया बेटे पॉइंट 2,1 है ना, x की जगह 2 y की जगह 1 है ना। बेटे कितना आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बेटे क्या होता है, इंटीरियर है ना। इंटीरियर मतलब वो वाला पार्ट जहाँ पर फोकस है। तो जरूर 2,1 बेटे कहाँ पर होगा, इंटीरियर में होगा। अंदाजे से बना लिया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व, वो पॉइंट जो सबसे करीब है। मान लो बेटे ये पॉइंट सबसे करीब है, ठीक है, पॉइंट क्लोजेस्ट, ये पॉइंट सबसे करीब है पॉइंट 2,1 के। तो अगर बेटे ये पॉइंट सबसे करीब है पॉइंट 2,1 के, ठीक है, तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, सबसे कम। और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बेटे किसके अलोंग होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग नॉर्मल, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस दिशा के अलोंग होती है, नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग होती है। ऑल राइट, तो इसका मतलब ज़रूर ये जो है ये पैराबोला पर इस पॉइंट पर जहाँ पर ये कटिंग हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट पर ज़रूर ये दिशा क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन है पैराबोला पर, ठीक है। ओके ओके, तो ऐसा करते हैं अपन, इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटे है ना पैरामेट्रिक पॉइंट, या ऐसा करें अपन लिखते हैं स्लोप फॉर्म में नॉर्मल है ना। क्या लिखते हैं बेटे, नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। तो बेटे याद करो नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, उसका इक्वेशन क्या होता है बेटे, y = yes mx - 2am - am³ है ना। वेरी गुड। अब बेटे इसमें ना a का वैल्यू रख देते हैं अपन है ना। a का वैल्यू बेटे क्या है, 1/4 रख दिया। y = mx, a का वैल्यू 1/4, ठीक है, a का वैल्यू 1/4। अभी क्या कह रहा है, ये लाइन किससे पास कर रही है बेटे, 2, 1 से है ना। तो x की जगह 2, y की जगह 1 रख दिया, -m/2 - m³/4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आएगा, इसको इधर उचका लिया, m³ - 6m + 4 = 0। अब बेटे यहाँ पर अपन को हिट एंड ट्रायल से रूट्स देखने होंगे ना। जैसे 4 अपने को क्या इशारे कर रहा है, 4 के डिवाइजर बेटे क्या होंगे, 1 ± 2 ± और 4 ± है ना। पहले एक बार 1 ट्राई कर लेते हैं। तो बेटे 1 - 6 + 5 नहीं आ रहा, -1 ट्राई कर लेते हैं, -1 + 6 + 4 वो भी नहीं आ रहा। 2 ट्राई कर लेते हैं, कितना आ रहा बेटे, 8 -12 + 4 आ गया। तो m का वैल्यू बेटे कितना आ गया, 2 है ना, एक रूट दिख गया, m - 2। अब बेटे डिवाइड कर लेते हैं है ना, क्यूबिक लाना है। तो m - 2 से अपन ने डिवाइड किया, कितना आएगा, m³ - 6m + 4 है ना। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा m² m³ - 2m² है ना, कट्टस हो गया और सब्ट्रैक्ट करके 2m² - 6m + 4। फिर बेटे कितना आएगा, प्लस का 2m, ये आएगा 2m² - 4m, फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा -2m + 4 है ना, तो यह जाएगा -2 है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर आ रहा है m² + 2m - 2 है ना, ये आ रहा है। अच्छा m है ना, अब थोड़ा याद करो बेटे, m की वैल्यू आ रही है बेटे, ये याद करो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटे, am² - 2m है ना, ये होता है पॉइंट। अच्छा मान लो, क्योंकि हमें तो पहले ही पता है कि हमारा जो आंसर है, ठीक है, उसमें जो x कोऑर्डिनेट है बेटे, x कोऑर्डिनेट वो बेटे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और बेटे y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट में बेटे क्या होगा, पॉजिटिव होगा है ना, क्योंकि ये पॉइंट बेटे कहाँ पर है, ये पूरा कर्व कहाँ पर है, ये पूरा कर्व कहाँ पर है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर है ये पूरा कर्व, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटे सोचो आप, जो अपने को m आपने लिया, मान लो m पॉजिटिव लिया, तो m पॉजिटिव लिया तो बेटे ये क्या हो जाएगा, m पॉजिटिव के लिए नेगेटिव। क्या y यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि अपने को m का बेटे कौन सा वैल्यू लेना होगा,
y पॉजिटिव के लिए m का कौन सा वैल्यू लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो ये वाला रूट बेटे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से रूट देखते हैं बेटे, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √3। नेगेटिव लेना है बेटे इसमें, तो नेगेटिव तो बेटे कौन सा नंबर है, ये वाला है ना, -1 प्लस √3 तो क्या है, पॉजिटिव। अच्छा जी, इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है, -1 माइनस √3 है ना, ये आपका नंबर है, m का वैल्यू है, ठीक है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, m आ गया। x कोऑर्डिनेट निकालना है बेटे, तो x कोऑर्डिनेट अपना आंसर क्या है बेटे, am² है ना, लिखते हैं इसको। तो a बेटे कितना है, 1/4 और m² यानी कि -1 माइनस √3 का स्क्वायर है ना, तो ये आएगा 1/4 बेटे। a² प्लस b² 2ab है ना, तो बेटे कितना आ गया, ये आ गया 2 प्लस √3 है ना, और एंटायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 एंटायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। अब ये एक तरीका है सवाल को करने का, है ना। दूसरा एक देखते हैं, दूसरा भाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व है ना, तो एक अपना ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं अपन, चेक ऑप्शंस, जैसे क्या बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट है ना। तो अपन ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है और किसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस सबसे कम आ रहा है, क्लोजेस्ट मतलब डिस्टेंस कम, ठीक है भाई। तो चलो इसी ए ऑप्शन को चेक करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो y होता है बेटे अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 है ना। फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप ऊपर इररेशनल का जो कोफिशिएंट है उसको बेटे क्या कर लिया करो, 2 कर लिया करो। क्या किया करो, इररेशनल का कोफिशिएंट 2, ताकि आपको दिख जाए रैशनल वाला पार्ट बेटे क्या बनता है, a² प्लस b², और 2 मल्टीप्लाइड बाई जो लफड़ा होता है वो बेटे क्या होता है, a इंटू बी। अपने को नंबर दिखने चाहिए हिट एंड ट्रायल से, इजी गोइंग में दिख रहा है कि नंबर आ जाएंगे 3 और √3 और 1, √3 इंटू 1 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे, 4 है ना। तो क्या लिखा हुआ बेटे, ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, कितना आ गया बेटे, ये गया। तो यानी कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है बेटे 2 प्लस √3 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट है √3 प्लस 1 बाई 2, √3 प्लस 1 बाई 2। अच्छा ओके है ना। तो अपन ने क्या किया, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकालते हैं, तो कितना आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 2 माइनस दिस है ना, तो ये कितना आएगा बेटे 1 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर, और दिस माइनस दिस है ना, ये आ रहा है 1 माइनस √3 बाई 2 का स्क्वायर है ना, का अंडर रूट, ये आ रहा है आपका डिस्टेंस। और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटे, बराबर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बेटे कितना हो जाएगा, √2 है ना, ये आ रहा है आपका। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ये है, पर बेटे क्लियरली दिख रहा है ये अप्रोच बहुत ही लेंदी हो गई, ठीक है। आपका डिस्टेंस तो आ रहा है पर डिस्टेंस बहुत बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है। आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये डिस्टेंस जो है कम है, कि कहीं और से डिस्टेंस आ रहा है तो वो कम है, ठीक है ना, वो कंपेयर करने में बड़ी दिक्कत होगी ना। तो इस तरह से आपको नहीं करना है ना, इस तरह से नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ
होमोजेनस इक्वेशन, बेटे होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है, जिसमें सभी जो टर्म्स हैं वो सेम डिग्री के हों। तो यहाँ पर ये टर्म कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का है, 1 डिग्री, है ना। और बाकी भी सारे टर्म्स जो है कितने डिग्री के आ रहे हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बेटे सारे टर्म्स अगर 1 डिग्री के हैं और इसमें कहीं पर भी 0 डिग्री नहीं है, नो एब्सोल्यूट टर्म, नो एब्सोल्यूट टर्म, तो कोई बेटे अगर एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इसका मतलब ऑल द प्लेन्स, है ना, ऑल प्लेन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कर्व हो दुनिया का, ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, तो वो किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो x है, y है, z है, पर कोई कांस्टेंट नहीं है। x है, y है, z है, कांस्टेंट नहीं है। x है, y है, z है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये तीनों प्लेन किससे पास कर रहे हैं बेटे, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्टली 3 रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे। नॉन ट्रिवियल मतलब बेटे क्या होता है, इस तरह का सॉल्यूशन, है ना, 1 2 -1, ये बेटे क्या है, नॉन ट्रिवियल। और बेटे ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, याद करो, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटे, एक ही मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन का, 0 0 0, और इसके अलावा और भी, और दुनिया का कोई भी आंसर हो, यानी कि ये भी हो 0 0 1, बेटे ये आंसर क्या है, नॉन ट्रिवियल, है ना। 1 0 0, ये क्या है बेटे, नॉन ट्रिवियल। केवल 0 0 ट्रिवियल होता है, बाकी कोई भी ऑर्डर ट्रिपलेट हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल। तो बेटे अपने को क्या दे रखा है इसने, एब्सोल्यूट टर्म इसमें है नहीं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो बेटे आप ध्यान करो, है ना, d1 कितना आगे बेटे आपका 0, d2 कितना आगे बेटे 0, और d3 भी क्या आगे बेटे आपका 0। और अगर d1 d2 d3 ये तीनों अगर आपके 0 हैं तो फिर, और एक आंसर आपको इजीली दिख रहा है, 1 सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशंस, इन 3 इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन क्या है, उसका नाम 0 0 0, ठीक है। ये एक आंसर तो है ही है, गारंटेड, इसका ये आंसर तो है ही है। अच्छा, अगर इन सवालों का ये एक आंसर तो है ही है, ठीक है, इन सवालों का ये आंसर है ही है, देन ये एग्जामिनर कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल भी है, मतलब ट्रिवियल तो है ही, नॉन ट्रिवियल भी है। तो बेटे मैंने आपको एक क्लास में बहुत चुन्नू मुन्नू सी बात बताई थी कि 3 इक्वेशंस के आंसरों की क्वांटिटी या तो 0 होगी, या 3 प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक जगह होगा, या सीधे फिर क्या होगा बेटे, इनफाइनाइट पॉइंट्स तीनों प्लेन्स पर कॉमन होंगे। तो बेटे 0 तो है नहीं, 1, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 आंसर हैं, एक नॉन ट्रिवियल जो इसने बोला, और ट्रिवियल जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो 2 का बेटे मीनिंग क्या हो जाएगा, सीधे ये आएगा कि सॉल्यूशन कितने होंगे, अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, d = 0, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, d = 0। d1 d2 d3 0 आने के बाद अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अप्लाई क्या करना होता है, d = 0, और हमें एक सॉल्यूशन तो दिख ही गया, तो कर देते हैं बेटे। देखो बेटे, है ना, पहला प्लेन देखो, लैम्डा लैम्डा +1 लैम्डा -1, तो लैम्डा लैम्डा +1 और लैम्डा -1, और बेटे अगला क्या है, लैम्डा +1 लैम्डा लैम्डा +2, और बेटे क्या है, लैम्डा -1 लैम्डा +2, और क्या है, लैम्डा = 0। हाँ भाई, अब अपन ने क्या किया इसमें, अप्लाई कर दिए प्रॉपर्टीज, है ना। C1 इज C1 - C2, C2 इज C2 - C3, है ना, तो ये माइनस ये है ना, तो बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1, ये माइनस ये बेटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, लैम्डा -1।
बेटे ये माइनस ये कितना आ जाएगा 1, बेटे ये माइनस ये कितना आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा लैम्डा +2। बेटे दिस माइनस दिस कितना आएगा -3, बेटे दिस माइनस दिस कितना आएगा 2 और ये लैम्डा का लैम्डा ही रहेगा = 0। अच्छा अब अपन ने क्या किया बेटे सब्ट्रैक्ट कर दी, यहाँ से भी लैम्डा उड़ा देते हैं। तो R1 इज R1 - R2 और R2 इज R2 - R3 ना, अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटे -1 कितना आएगा -2 4 और बेटे आ जाएगा -3 1 + 3 बेटे कितना हो जाएगा 4 -4 2 -3 2 लैम्डा। अच्छा अब इसको खोल लेते हैं बेटे, है ना, कहीं से भी खोल लो आप, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से खोल लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ रहा है बेटे -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 लैम्डा -4 -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लैम्डा +6 है ना, -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 -12 = 0। अच्छा बेटे कितना आ गया 8 लैम्डा +8 -16 लैम्डा और 6 4 ज़ा 24 और -4 + 12 = 0। तो बेटे कितना आएगा -8 लैम्डा, ये और ये गॉन, 8 और 12 कितना हो गया 20 -4 = 0। बेटे लैम्डा कितना आ गया -12, लैम्डा = -12, लैम्डा -12 है। तो कितने आंसर आए, एक आंसर आया इसका, ठीक है, इस सवाल का है एक आंसर। बेटे आंसर ना ये कर लो, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना, एक ही रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा है, आंसर है ए ऑप्शन। एक्चुअली यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कि ए और सी ऑप्शन क्या हो गए सेम, ठीक है भाई, तो आंसर है ए ऑप्शन। ये सी ऑप्शन कर लो, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज लिखा है ना, इसलिए कह रहा हूँ, वैल्यू मतलब यही रहा होगा 1 है ना, सिंगुलर है ना, तो एग्जैक्टली 1, सी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर की में सी रखा होगा। अभी 18th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इससे अपन ने यही रिवाइज किया, 3 प्लेन्स जो है उनकी भिड़ंत होती है या तो 0 जगहों पर जब 2 प्लेन्स पैरेलल हो जाएं, और या होती है सीधे 1 एक एग्जैक्ट एक यूनिक पॉइंट, और तीसरा बेटे जब तीसरा केस जब तीनों प्लेन से कॉमन लाइन से पास करें या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। द सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, इंटीग्रेशन x² - x + 1 अपॉन x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई e की पावर cot इनवर्स x dx। तो भी पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो यही है कि एक फंक्शन ऐसा जिसका डेरिवेटिव जो है आसपास हो, तो भाई एक ही दिमाग में आता है सब्स्टिट्यूशन, कि भाई cot इनवर्स x है ना, cot इनवर्स x को जो है अपन y रख दें, क्योंकि बेटे cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसा होता है 1 अपॉन x² + 1। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो बेटे क्या आएगा, cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x² + 1 = dy। ये पुट कर दिया बेटे, cot इनवर्स x अगर y है तो बेटे x कितना हो जाएगा आपका cot y है ना, तो रखा अपन ने, ऊपर आ रहा है बेटे cot² y माइनस cot y + 1 है ना, और बेटे dx और x² + 1 है ना, ये तो क्या दे देगा बेटे -dy, और ये बनेगा e की पावर y, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें बेटे माइनस तो बाहर निकाल लो आप, और बेटे यहाँ पर 1 + cot² क्या हो जाएगा cos x² है ना, तो ये लिखा है -cot y प्लस cos x² y dy है ना, ये लिखा हुआ है। फिर बेटे अपने को याद आया है ना कि ये जो शक्ल है ना, ये कौन सा वाला है, ये अपना 2 क्लासिक इंटीग्रेंट से मिलता है ना। सवाल क्या था याद है, e की पावर x इंटू fx प्लस बेटे f' है ना dx, ये बेटे बराबर होता है किसके, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाई fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटे यहाँ पर कौन है फंक्शन और कौन है उसका डेरिवेटिव, याद करो है ना, cot y का डेरिवेटिव है ना, cot y का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है, माइनस ऑफ
कोसेक स्क्वायर वाई। तो अगर मान लो मैं अगर माइनस कॉट वाई को सोचता हूँ, है ना, माइनस कॉट वाई को सोचता हूँ कि ये कोई फंक्शन है एफ वाई, तो बेटे माइनस कॉट वाई का डेरिवेटिव बेटे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस कोसेक स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है अपन पहचान गए, ये लिखा है बेटे फंक्शन और ये लिखा है बेटे फंक्शन का डैश। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, माइनस तो बाहर है और यहाँ आ जाएगा e की पावर वाई मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है बेटे, माइनस कॉट वाई। माइनस माइनस का बेटे क्या हो जाएगा, प्लस, तो आएगा e की पावर वाई मल्टीप्लाइड बाय कॉट वाई। तो बेटे y को बैक सब्सटीट्यूट कर दिया, y क्या था, कॉट इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस कॉन्स्टेंट। तो बेटे यहाँ पर लिखा है e की पावर कॉट इनवर्स, है ना, तो ये किससे मल्टीप्लाइड है, fx से। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो e की पावर कॉट इनवर्स किससे मल्टीप्लाइड है, x से। तो कंपेयर करके वी कैन इजीली जज कि भैया आपका जो फंक्शन है जो राइट साइड में दे रखा है दैट इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो fx कितना आ जाएगा बेटे आपका, x, है ना, सी ऑप्शन। अच्छा, एक और तरीका अपन सोच सकते हैं, ठीक है, अगर आपको क्लिक कर रहा है कि अपन ने देखा था fx प्लस एक्स एफ डैश, है ना, ये सेकेंड क्लासिक इंटीग्रेशन, ये था क्लासिक इंटीग्रेशन नंबर 1, क्लासिक इंटीग्रेशन नंबर 2, fx प्लस एक्स एफ डैश। बेटे ये क्या होता है, ये होता है बेटे x fx। तो ये जो x है ना, इसको देख करके याद आता है, इस x को देख के याद आता है कहीं ये ऐसी पिक्चर तो नहीं बन रही। तो अपन ने बेटा इसको ऐसे लिख लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, है ना, ऐसे लिख लिया अपन ने। अच्छा बेटे, ये जो नंबर है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 1, है ना, लिखते हैं इसको। तो ये बन रहा है बेटे e की पावर कॉट इनवर्स x, है ना, ये बन रहा है e की पावर कॉट इनवर्स प्लस x इंटू e की पावर कॉट इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ऐसा बन रहा है ये। अब हमने दोबारा पहचाना इसको। बेटे अगर मान लो ये fx है ना, याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है, e की पावर समथिंग ही होता है। तो e की पावर क्या लिखा है बेटे, कॉट इनवर्स fx प्लस x। अब सोचो बेटे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव, है ना। सोचो आप, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर कॉट इनवर्स x, है ना, बेटे क्या होगा, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, e की पावर थीटा। और चेन रूल में बेटे कितना आएगा, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव वो कितना होता है बेटे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखा है f प्लस एक्स और यहाँ से यहाँ तक का मसाला बेटे क्या बन जाएगा आपका, f डैश x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, x fx, और आंसर फलस्वरूप हो जाएगा अपना x इंटू ये चीज़, है ना। तो अब कंपेयर करके वापस क्या आ गया आपका x। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन ने रिवाइज किया पिछले क्वेश्चन में, 2 क्लासिक इंटीग्रेंड, एक तो e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश, ये होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। दूसरा होता है f प्लस एक्स एफ डैश, इसका इंटीग्रेशन होता है x एफ एक्स। नेक्स्ट है f बी अ फंक्शन सेट f डैश इज इक्वल टू f विद f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, g सेटिस्फाइज f प्लस g इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, then the value of integration 0 से 1 e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज। तो इसमें तो ये ख्याल आया कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना, किससे डिवाइड कर दें अपन, एफ से डिवाइड कर दें। अब इसको अपन इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड अपन ने इंटीग्रेट कर दी। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स।
अच्छा एफ डैश अपॉन एफ बेटे इजी गोइंग में दिख रहा है, कितना आ जाएगा ln fx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटे x, और एक अपना आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से अपन लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी, है ना। अब इसने अपने को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ये अपने को बोला है कि 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा f ऑफ 0 इज 1 e की पावर x e की पावर c, है ना। तो e की पावर c 1 आ गया, इसको यहाँ रख दिया वापस, तो fx कितना हो जाएगा बेटे e की पावर x, ठीक है, fx इज e की पावर x। फंक्शन जो है वो e की पावर x है। अच्छा fx अगर e की पावर x है तो यहाँ पर रख दिया अपन, है ना, तो क्या बनेगा e की पावर x प्लस जी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब बेटे e की पावर x कट गया, तो अपने को आराम से gx देखने को मिल गया, कितना आएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसने बोला ये बताओ भाई, तो यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है और f अभी ताज़ा खबरों के अनुसार e की पावर x है, तो बेटे e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x है ना, ये तो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। तो बेटे ये तो बस मात्र क्या कह रहा है आपसे, मात्र कह रहा है 0 से 1, बस gx का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि fx इंटू e की पावर माइनस एक्स कितना आएगा 1। हाँ भी, तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स कितना आया 1, तो आंसर केवल इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स होगा ना, और जी एक्स अपना ये रहा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, है ना, और लिमिट है 0 से लेकर के 1। अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, बहुत इजीली अपने को दिख रहा है, दिखना ही चाहिए, है ना, कि एक्स स्क्वायर बेटे उसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन इनडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, e की पावर x और ब्रैकेट में अगर है अपना fx प्लस एफ डैश एक्स, है ना, तो इसको क्या कहते हैं अपन, क्लासिक इंटीग्रेशन। और क्लासिक इंटीग्रेशन में f प्लस एफ डैश इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पर भी लाइक वाइज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फंडे से कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें बेटे x की जगह रख दिया अपन ने 1, तो कितना आ जाएगा e की पावर 1 इंटू 1 माइनस 0, है ना, 0 पर इसका वैल्यू 0, तो बेटे कितना आ जाएगा e आ जाएगा। तो अपना आंसर बेटे कितना आ गया e, यानी कि ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि एफ एक्स अपना e की पावर x आया, वो सिंपली एफ डैश अपॉन एफ को इंटीग्रेट करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय, है ना, अब ये बहुत अच्छा सवाल है कर्व स्केचिंग का, एरिया अंडर द कर्व का। मॉड x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो इन दोनों कर्व्स में अपन ये देखें कि x की जगह बेटे माइनस एक्स रखा और y की जगह बेटे माइनस वाई रखा, तो दोनों कर्व क्या हो रहे हैं बेटे, सेम रह रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं बेटे, सेम। यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स, तो मॉड ऑफ माइनस एक्स बेटे क्या होता है, मॉड x, माइनस वाई का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ जो है वो होंगे सिमेट्रिक, ग्राफ होंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है बेटे, और स्लैश वाई एक्सिस। क्या होगा बेटे, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा बेटे, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, तो अपन ड्रॉ करना चालू करते हैं। सबसे पहले बेटे ये आसान लग रहा है ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटे अपन ने x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, यानी कि दोनों मॉड को खोल लिया, दोनों को डिक्लेयर कर दिया पॉजिटिव। तो कैसा बन जाएगा बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें इजी गोइंग प्लॉट कर लिया, 0 1, x 0 y 1, x 1 y 0। बेटे ये पॉइंट आ रहा है ना, 1,0 और 0,1। बेटे इसको ड्रॉ कर लिया, ये अपने लाइन ड्रॉ कर लिया
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब बेटे है ना x 0 या उससे बड़ा, y भी 0 या उससे बड़ा, इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या है इसका मतलब? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करना था जो पार्ट अपन ने ड्रॉ किया लाइन का। तो अपन ने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा वाला पार्ट है उसको बेटे अपन ने मिटा दिया है ना। केवल क्या ड्रॉ करना था? हमने अज्यूम किया था x 0 से ज़्यादा, y 0 से ज़्यादा, केवल इतना पार्ट ड्रॉ करना था। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस, तो इस पार्ट का अपन ने इमेज लिया। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट सिमेट्रिक होगा अबाउट, आप देखो है ना, x की जगह -x रखा तो ग्राफ सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसका इमेज लिया जा सकता है अबाउट y एक्सिस। ले लिया अपन ने इमेज। x की जगह -x रखा, सॉरी y की जगह -y रखा तो सेम रहा, यानी कि इस पूरे पार्ट का इमेज लिया जा सकता है अबाउट x एक्सिस। ये आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बेटे कितना आ गया आपका? 0, -1। ये पॉइंट बेटे कितना आ गया? -1, 0। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक ग्राफ है ना, और अपन इस पर आते हैं। इसमें बेटे अगेन वही खोल लिया अपन ने, x को 0 या उससे ज़्यादा मानते हुए। थोड़ा सा अपन ये ध्यान रखें कि डोमेन और रेंज है ना, जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये होगा नहीं होगा, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होंगी है ना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो जैसे अपने को दिख रहा है कि भाई मॉड x क्या होगा? मॉड x क्या होगा? 0 या उससे, तो यानी कि 1 - y² बेटे क्या होगा? 0 या उससे बड़ा। y - 1 इंटू y + 1 बेटे क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू मात्र -1 से 1 होंगी। सिमिलरली y² को घेर लिया तो y² बेटे क्या आ रहा है? 1 - mod x, और ये भी क्या होगा? 0 या उससे बड़ा, यानी कि 1 - mod x बेटे क्या होगा? 0 या उससे बड़ा। mod x बेटे क्या होगा? 1 या 1 से कम, यानी कि x का वैल्यू बेटे क्या होगा? -1 से 1। mod x 1 या 1 से कम का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू -1 से 1। अच्छा, तो बेटे इसको अपन ट्रेस करते हैं, x -1 से 1। तो ये भी इतना सही आ रहा है, x -1 से 1 यहाँ और y -1 से 1 यहाँ। अब अपने को पैराबोला देखना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ पर y का क्वाड्रेटिक टर्म आना है ना। तो x > 0 खोल रहे थे ना, खोल लिया, x = 1 - y²। तो बेटे कितना आ रहा है? 1 - x = y²। तो बेटे इसको ऐसे लिख लिया, y² = नेगेटिव ऑफ x - 1 है ना। ये तस्वीर कैसे बन गई बेटे? y² = 4a कैपिटल X। अच्छा, तो बेटे नेगेटिव बन रहा है ना, y² = -4a है ना। तो बेटे नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है बेटे? नेगेटिव आने का मतलब होता है कि पैराबोला जो है लेफ्ट फेसिंग है ना, और इसको 0 करके, इसको 0 करके क्या आ जाएगा अपने को? वर्टेक्स मिल जाएगा। तो बेटे वर्टेक्स आ रहा है y0 x - 1 0 है ना, यानी कि 1, 0। वर्टेक्स है एट 1, 0। इसको बेटे यहां बना लेते हैं। वर्टेक्स है बेटे एट 1, 0, और पैराबोला क्या है बेटे? लेफ्ट फेसिंग है ना। इस तरह से आपका पैराबोला बनेगा। पर बेटे अपन तो ये मान के चल रहे थे, मॉड कैसे खोला था? x 0 या उससे ज़्यादा के लिए। तो बेटे x 0 या उससे ज़्यादा का मतलब क्या है? y एक्सिस के केवल राइट साइड आने वाला पार्ट है ना, y एक्सिस के केवल राइट साइड आने वाला पार्ट ये आएगा। और बेटे ये अपन जानते ही हैं कि ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट, x की जगह -x रखा, ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। तो इसी का इमेज है ना, इसी का इमेज ले लिया अबाउट अपन ने, किसके अबाउट ले लिया? अबाउट y एक्सिस। ये आपका ग्राफ आ गया। पर इसमें थोड़ी सी बातें जो अपन ने ध्यान नहीं दी, वो बेसिकली ये है कि पैराबोला का एक्चुअल कर्वेचर बेटे इस तरह से उठता है ना, यूं करके उठता है। तो दोबारा बना लेते हैं प्रॉपर कर्वेचर का ध्यान रखते हुए। ठीक है, ऐसे इस तरह से उठता है, और इसी का अपन ने इमेज ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट है 1, 0, ये पॉइंट है 0, 1, ये पॉइंट है -1, 0, ये पॉइंट है 0, -1। ठीक, अब हमें थोड़ा ये देखना होगा कि यहाँ पर तो ये क्या खड़ा है,
खड़ा होने का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल है, तो जब ये पॉइंट और वो पैराबोला बनाओगे ना, यूँ आएगा। अच्छा, और यहाँ पर बेटे अपने को डेरिवेटिव देखना होगा, है ना, तो यहाँ पर लाइन का तो डेरिवेटिव दिखता ही है अपने को, ठीक। तो भिड़ंत देख लेते हैं कितनी जगह पर, ऐसा ना हो कहीं बीच में ही ये कट्टस कर रहा हो, ये चीज़ तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इसको देखने के लिए अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व किया। अगेन वही एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लेते हुए, तो वो इक्वेशन बेटे क्या था, एक्स इक्वल टू था 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेटे ये इक्वेशन क्या, एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई बराबर कर दिए 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। बेटे 1 माइनस वाई तो कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई का वैल्यू आ रहा है बेटे 1 या 0। तो दो ही जगह भिड़ंत हो रही है और क्लियरली इजी गोइंग दिख रहा है कि भाई वो भिड़ंत जो है यही होगी। तो अब अपन कंप्लीट स्केच बनाने के लिए रेडी है, बना देता हूँ मैं। बेटे ये ऐसा बनेगा, फिर तो अंडरस्टूड ये ऐसा बनेगा, फिर अंडरस्टूड ये ऐसा बनेगा, फिर अंडरस्टूड ये ऐसा बनेगा, इस तरह का बन रहा है। अब बेटे कहीं पर इनइक्वालिटी तो है नहीं, है ना, कहीं पर इनइक्वालिटी तो है नहीं। तो बेटे एक तो आपका क्या है, ये बाहर वाला, और एक का है आपका अंदर वाला। तो अंदर वाला बाहर वाला एरिया बाउंडेड बेटे क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कितने इलाके आ गए बेटे, 4, है ना, 4 अलग अलग जो खोपचे हैं वो बन रहे हैं। और चारों जो हैं, चारों कॉन्ग्रेंट हैं, ऑल 4 कॉन्ग्रेंट। रीजन क्या है बेटे, रीजन ये बेटे x की जगह माइनस एक्स किया सेम रहा, y की जगह माइनस वाई किया सेम रहा, यानी कि ये शेप, ये शेप, ये शेप और ये शेप क्या है, सेम है। तो बेटे ये जो एरिया एनक्लोज है बेटे वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, 4 टाइम्स, अगर इसको a बोल दें तो आंसर क्या हो जाएगा 4a। बेटे इंटीग्रेशन लिख लेते हैं एरिया के लिए, 0 से 1, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, चाहे आप ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके ले आओ, चाहे आप राइट माइनस लेफ्ट ले आओ। तो बेटे मैं राइट माइनस लेफ्ट करके ला रहा हूँ। राइट में बेटे x, पैराबोला का x, पैराबोला का x, पैराबोला का x इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट का x, लेफ्ट का x। तो राइट माइनस लेफ्ट, लिमिट 0 से 1 का 4 गुना, ठीक है। करते हैं इसको बेटे, 1 1 तो कट रहा है इसमें, क्या बन रहा है बेटे 0 से 1 y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बेटे y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटे, वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर का आ जाएगा वाई क्यूब बाय 3, है ना, 0 से 1। बेटे 1 पे कितना आ जाएगा बेटे, 1/2 माइनस 1/3, और 0 पर कितना आ जाएगा बेटे 0, है ना, 4/6, कितना के बेटे 2/3, ठीक है, 2/3 अपना आंसर, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा शानदार कर्व स्केचिंग और बहुत छोटा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो बेटे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसी को कई बार इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है dy इज इक्वल टू 100 माइनस वाई। तो dy का मतलब बेटे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y, और डेरिवेटिव ऑफ y बेटे जानते हैं अपन ऑफकोर्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अपना प्यारा dy/dx। कितना आएगा बेटे, कितना दे रखा है बेटे 100 माइनस वाई। तो इजी गोइंग में लिख रहा है, सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर लेते हैं इसको। वेरिएबल सेपरेबल के फंडे से कर रहे हैं, आराम से दिख रहा है वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, कर दिया सेपरेट, इंटीग्रेट कर दिया बेटे दोनों साइड, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 100 माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। बेटे डिनोमिनेटर में आएगा तो कितना आएगा लॉग, तो ln ऑफ मॉड ऑफ 100 माइनस वाई, और बेटे y का कोफिशिएंट क्या है बेटे -1, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे x। अब बेटे इसने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दिया है, 0 पर वैल्यू कितना है 50, तो इसमें रख दिया अपन ने x की जगह 0 और y की जगह 50।
तो कितना आ जाएगा बेटे, ln ऑफ मॉड ऑफ 50 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया बेटे, -ln 50 है ना, ये यहाँ पर पटक देते हैं। तो आ जाएगा -ln मॉड ऑफ 100 माइनस y इज इक्वल टू x, और कांस्टेंट क्या है बेटे, -ln 50। बेटे इसको इधर उचका लिया तो कितना आ गया, लॉग ऑफ a माइनस लॉग b कितना होता है बेटे, लॉग ऑफ a बाय b है ना, ऐसा आ गया। अब बेटे ये आ जाएगा 50 अपॉन 100 माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x है ना। तो आ जाएगा 50 इंटू ई की पावर -x इज इक्वल टू 100 माइनस y है ना। ये आ जाएगा बेटे y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इंटू ई की पावर -x है ना। ये बन रहा है आपका फंक्शन है, ये आया, ठीक है भाई। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा, तो बेटे हमने देखा यहाँ पर ये बेटे आगे जाके क्या घट रहा है, डिक्रीजिंग, ये आगे जाके क्या बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग 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 है ना। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं इसको। डिफरेंशिएट करके देखा तो dy बाई डी एक्स कितना रहा है बेटे, 0 और 50 का -50 ई की पावर -x का और इंटू -1, यानी कि आ गया 50 इंटू ई की पावर -x, जो कि आराम से दिख रहा है ना। ई की पावर -x बेटे क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तो बेटे ये क्या हो जाएगा, गलत, बाकी 3 सही है। अच्छा, और बेटे और देखते हैं। बेटे y का वैल्यू ना, आप क्या कर रहे हो, e की पावर -x क्या होता है बेटे, पॉजिटिव है ना। ये पूरा नंबर जो है बेटे क्या है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो आप क्या कर रहे हो, y का वैल्यू 100 से कम है। क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 100 से कम है। तो बेटे यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर इसने कोई डॉटेड लाइन नहीं लगाई। जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन की इक्वेशन बेटे क्या है, y इज इक्वल टू 100। तो यानी कि पूरा ग्राफ जो है इस लाइन के नीचे की तरफ है, y इज इक्वल टू 100। जबकि यहाँ पर क्या बोला है इसने, y कोऑर्डिनेट जो आसमान की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट, जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू तो हमेशा क्या है, 100 से कम है। यहाँ पर भी बेटे y का वैल्यू क्या हो रहा है, आसमान जा रहा है, जबकि y का वैल्यू हमेशा क्या है, 100 से कम है। तो एक ही फंक्शन ऐसा है जो बोल रहा है y का वैल्यू 100 से कम है और इंक्रीजिंग है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। भाई इसमें अपन ने एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। मैं डी बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है ना। तो बेटा याद है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो देख रहे हो p बेटे क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो बेटे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ इसका झटपट, e की पावर इंटीग्रेशन 1 क्या आ जाएगा बेटे, e की पावर x। आंसर क्या हो जाएगा बेटे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्या आ जाएगा बेटे, y e की पावर x इज इक्वल टू 100 e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। कर लोगे। अब इसके बाद भी अपने को वैसे ही प्रोसीड करना है जैसा अभी अपन ने किया था। तो चाहे आप वेरिएबल सेपरेबल से करो, चाहे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, पीएनसी का अच्छा सवाल है, तो देखते हैं इसको। 15 कूपन्स आर नंबर्ड 1 2 3 डैश 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 से लेकर के 15। कितने कूपन है बेटे, 15, और सब पर एक चिट डला हुआ है ना, सब पर या तो नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 नंबर 4 5 15 ऐसा डला है। 7 कूपन्स आर सिलेक्टेड। तो बेटे जब भी वो एग्जामिनर है ना 7 कूपन्स आर सिलेक्टेड या 10 कूपन्स आर सिलेक्टेड 20 कूपन्स आर सिलेक्टेड, वो क्यों बोलता है कि 7 कूपन सिलेक्टेड हैं या 10 कूपन सिलेक्टेड हैं, ज़्यादा कूपन सेलेक्ट करना है या ज़्यादा क्वांटिटी सेलेक्ट करने को क्यों बोलता है, ताकि आप जो है कैलकुलेशंस में खो जाएं। अगर वो कम बोलता, अगर वो एक ही कूपन सेलेक्ट करने को बोलता तो बहुत इजी हो जाता आपके लिए, ठीक है ना, काफ़ी आसान हो जाता सवाल। तो अपन जब भी इसको अप्रिशिएट
सवाल को समझेंगे, कैलकुलेशन को समझेंगे, उसके लिए कूपन्स जो सेलेक्ट किए गए उनकी क्वांटिटी क्या लेंगे अपन, कम लेंगे, एट रैंडम, वन एट अ टाइम, विद रिप्लेसमेंट, है ना बेटे। विद रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो बोला है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने कूपन लिया, देखा, नंबर नोट डाउन किया और वापस उसको आपने रिप्लेस कर दिया, यानी कि जब आप सेकेंड कूपन निकाल रहे हो उस समय पर बैग में कितने कूपन है बेटे, 15। थर्ड कूपन जब आपने ड्रॉ किया उस टाइम पर बैग में कितने कूपन है, 15। फोर्थ कूपन के टाइम पर भी बैग में कितने हैं, हमेशा बैग में कितने रहेंगे, 15 रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस किया आपने, वापस उसे बैग में रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन अ सेलेक्टेड कूपन, एक आपने कूपन सेलेक्ट किया, इस बात का चांस, 7 कूपन सेलेक्ट किए ना, आपको बताना है इस बात का चांस कि उन 7 में जो सबसे बड़ा नंबर आए बेटे वो क्या हो, 9। ठीक है, क्या है, आपने 7 कूपन ले लिए, आपने उनकी लिस्ट बना ली, वो 7 नंबर आपके सामने हैं। अब उस लिस्ट को आप बहुत ध्यान से देखें, उनमें सबसे बड़ा नंबर 9 है, इस बात का चांस बताना है। तो बेटे ऐसा किया, देखो पहली चीज, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7 कूपन्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7 कूपन्स। 7 कूपन अगर सेलेक्ट करने तो कितने तरीकों से आप 7 कूपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे पहला कूपन सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 15। ठीक है, अगला कूपन आया, आप सोचो, इमेजिन करो, है ना, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, लिस्ट बना रहा हूं मैं ना, लिस्ट बना रहा हूं, कितने नंबरों की लिस्ट बना रहा हूं बेटे, 7। तो बेटे यहां पर कोई नंबर आ गया, मान लो 2, यहां पर नंबर आ गया 7, यहां पर 15, यहां पर 9 डैश डैश। तो बेटे यहां पर कितने ऑप्शंस हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव दिस हियर, कितने ऑप्शन है बेटे, 15। यहां पर भी बेटे कितने हैं, 15। फर्स्ट नंबर आया, सेकंड नंबर आया, थर्ड नंबर आया, फोर्थ नंबर आया, फिफ्थ नंबर आया। तो इस तरह से कितने तरीके हैं 7 नंबर सेलेक्ट करने के या 7 नंबरों की लिस्ट बनाने के। पहला नंबर सेलेक्ट करने का 15 तरीका, 15 15 15 कितना आ जाएगा, 15 की पावर 7। ठीक है, ये पहला स्टेप है ना। तो सैंपल स्पेस बेटे मेरे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है बेटे, 15 की पावर 7 है ना। तो लग नहीं रहा कि कलकत्ता या आगरा होगा, लग रहा है कि बॉम्बे या दिल्ली में से ही कोई एक होगा। दोबारा पढ़ो सवाल को, लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन सेलेक्टेड कूपन इज 9। इसका मतलब क्या है कि 9 आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 9 अपीयर्ड, जो आपकी लिस्ट है, जो आपकी फेवरेबल है, उसमें 9 आया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर अपीयर्स ऑन अ सेलेक्टेड कूपन इज 9, यानी कि किसी न किसी कूपन पर जो नंबर आए, सबसे बड़ा नंबर वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो बेटे 9 से बड़े बड़े नंबर कौन से बेटे, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो ये नंबर क्या होने चाहिए, आने ही नहीं चाहिए। तो जैसे बेटे मैंने हाथ डाला और निकाल लिया, मैंने फिर हाथ डाला, मैंने फिर निकाल लिया, मैंने फिर हाथ डाला, फिर निकाल लिया, तो मेरे पास ये नंबर आए ही नहीं, इनमें से कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या ध्यान रखना होगा कि जब मैं हाथ डालूं, जिस बोरे में मैं हाथ डालूं, उस बोरे के अंदर ये नंबर होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि भाई मेरे हाथ को थोड़ा ना पता है कि कौन सा नंबर आ रहा है, मेरे हाथ को नहीं पता, मेरे को तो जो हाथ लग जाता है मैं उठा लेता हूँ। तो मेरे हाथ में ये नंबर न आए, इसके लिए मुझे बोरे से ये नंबरों को क्या है, हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा, तो बोरे में कौन कौन रह जाएगा बेटे, 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9। ठीक है, बोरे में क्या रह जाएगा, 1 से 9। अब मान लो मैंने फिर लिस्ट बनाना चालू किया बेटे, 1 2 3 डैश डैश 7, 7 नंबरों की लिस्ट बनाई, और बोरे में बेटे कौन कौन से नंबर रखे, केवल ये 9। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, 9 सबसे लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, इनसे बड़ा नहीं आना चाहिए। ओके, आ गया, तो फिर इसीलिए इनको हटा दो। अच्छा, अब इमेजिन करते हैं एक लिस्ट, ऐसे अभी क्या इमेजिन कर रहे थे, 1 से 15 नंबर है और निकाल रहा हूं और लिस्ट बना रहा हूं। अब क्या इमेजिन कर रहा हूं, फेवरेबल केसेस, कि 1 से 9 नंबर है, लिस्ट बना रहा हूं, निकाल रहा हूं, 2 3 7, अच्छा 10 तो आ ही नहीं सकता, 6 5
3, ठीक है। मान लो मैंने 7 नंबर निकाले बेटे, 6 भी लिख देता हूँ। मान लो मैंने 7 नंबर निकाले, पहला नंबर आया 2, अगला आया 3, अगला आया 7, फिर 6, फिर 5 5 5। तो बेटे जब मैं 7 नंबर निकाल रहा था, जब मैंने ये नंबर निकाले तो क्या ये मेरा फेवरेबल हुआ? क्या बैग में कौन कौन से नंबर है बेटे? ये हैं। क्या ये मेरा फेवरेबल है? पढ़ो इसको दोबारा। द प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन अ सेलेक्टेड कूपन इज 9। तो इस लिस्ट में, इस सेलेक्टेड कूपन्स में क्या लार्जेस्ट नंबर 9 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। तो ये मेरा फेवरेबल नहीं हुआ। यानी कि ओ हो, जब मैं इस बैग में हाथ डाल रहा था और मैं कूपन्स निकाल रहा था, तो हो सकता है मैंने हाथ डाला, मेरे हाथ में क्या आ गया? 3 आ गया। मैंने फिर हाथ डाला, मेरे हाथ में 4 आ गया। मैंने हाथ डाला, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। हो सकता है जब बैग में ये है, सारे हैं, और मैं हाथ डाल के निकाल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरे हाथ में 9 एक बार भी ना आए। ठीक है, क्या हो सकता है? बैग में बार बार हाथ डाल के 7 चीज़ें निकाल, जब मैं रहा हूँ 7 चीज़ें निकाल रहा हूँ, तो 9 एक बार भी मेरे हाथ में नहीं आए। तो 9 जब मेरे हाथ में नहीं आया, तो कैसे हुआ 9 लार्जेस्ट नंबर? इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? अपने को एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, है ना। 9 आए तो 9 अपीयर्स एटलीस्ट वंस। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रहा था बेटे? अभी तक इनमें से कोई नंबर निकाल रहा था। ठीक है, इनमें से कोई नंबर निकाल रहा था, पर इनमें से नंबर निकालना ये इंश्योर नहीं करता है कि 9 कम से कम एक बार आए। ठीक है, क्या इंश्योर नहीं करता है? 9 कम से कम एक बार आए। तो भाई इनमें से निकाल करके 9 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, ये नहीं होगा। 9 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, है ना, ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 9 अपीयर एटलीस्ट वंस के लिए अपन करें क्या? कम से कम एक बार आए। तो आप ऐसा करो, ठीक है ना, मान लो आपने ये नंबर, यहां से आपने नंबर निकाले। ठीक है, ये लिस्ट बनाई आपने, ये लिस्ट आपके सामने रेडी है, ये रही वो लिस्ट। हो सकता है ये लिस्ट में शायद एक बार 9 आ जाए, शायद 2 बार 9 आ जाए, ऐसा आ जाए। पर ऐसी लिस्टें, ठीक है, ओके, ऐसी लिस्टें जो आपने इन नंबरों से बनाई हैं। और अब आप सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, विजुलाइज करो, इमेजिन करो। ठीक है ना, इमेजिन करो कि ऐसी लिस्ट आपने बनाई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 नंबर है बेटे। आपने क्या किया? आपने 9 को हटा दिया, चल भाग जाए ऐसे। ठीक है, और आपने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं तो इन्हीं में से नंबर लूंगा। अब आप पूरा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई नंबर आया 2 3 7 6 5 4 2। ठीक है, ये एक लिस्ट बनाई। जस्ट इमेजिन इनसे लिस्ट बनाई। ये खूब सारी लिस्टें, खूब सारी, कितनी होंगी बेटे ये लिस्टें? पहली जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है बेटे? 9। अगली जगह पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं? 9 9 9 9 9 9 कितना जाएगा? 9 की पावर 7। इन सारी लिस्टों में से माइनस कर दो वो सारी लिस्टें जो आप यहां से बना रहे हो। तो पहली जगह पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे बेटे? 8। सेकंड जगह पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे बेटे? अगेन 8। अब आप सोचें कि जब आप इन नंबरों में से लिस्ट बना रहे थे तो क्या क्या रहा होगा? या तो इन लिस्टों में, इन लिस्ट में, लिस्ट कंटेन, दुनिया में 10 ही बातें हो सकती है ना, दुनिया में 10 अलग अलग बातें हो सकती हैं। लिस्ट कंटेन्स 9 0 टाइम्स, यानी कि एक भी 9 न आए। या हो सकता है लिस्ट में 9 जो है वो एक बार आए या 2 बार आए, या कितनी लिस्टें, कितने नंबर है, अपन ने कितने नंबर लिए बेटे? 7। तो 9 जो है हर बार आ जाए, पहली बार 9, अगली बार 9, तीसरी बार 9, चौथी, पांचवी, 7 टाइम्स। 9 कितनी बार आ जाए बेटे? 7 टाइम। 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
से लेकर के 9 आ जाए आपका 7 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, तो 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम से लेकर के 9 आ जाए आपका 7 टाइम्स, ठीक है। 9 आपका आ जाए 7 टाइम्स 8 की पावर 7। बेटे 8 की पावर 7 क्या है? 9 एक बार भी नहीं आएगा, में 9 एक बार भी आएगा नहीं आएगा, तो आपने ये हटा दिया। इससे आपने क्या किया, ये लिस्ट जो है इवेंचुअली क्या बन जाएगी, ये तो टोटल माइनस जब 9 एक बार भी नहीं आए, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटे, 9 एक बार आ गया या 2 बार आ गया, या फिर ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 9 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो ऊपर लार्जेस्ट नंबर ऑन सेलेक्टेड कूपन इज 9, इसका बेटे फेवरेबल तरीका कैलकुलेट करने का क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट में आएगा 9 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, उसके मेथड बेटे क्या है, 9 की पावर 7 माइनस 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, जितनी भी लिस्टें हैं उनका क्वांटिटी बेटे कितना है, 15 की पावर 7, है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मैं इसमें ये फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कम से कम एक नंबर 9 चाहते हैं, ठीक है, कम से कम एक नंबर 9 चाहते हैं, तो कम से कम एक बार लाने के लिए क्या करो, टोटल माइनस नो कर दो, टोटल माइनस नो 9, टोटल माइनस नो 9 से क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, पीएनसी खत्म, आगे अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कॉर्ड ऑफ द कोनिक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू ओरिजिन इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट p, q, देन p प्लस क्यू प्लस 12, है ना, इसका वैल्यू अपने को बताना है किसके बराबर आएगा। तो भाई कॉर्ड ऑफ कोनिक, अपने को ये कोनिक का स्केच बनाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो आप बस इतना ध्यान रखें कि क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। 0 0 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 जो है 1 के बराबर नहीं होता, तो ये कर्व जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। बाकी आप एग्जैक्ट अंदाजा लगाना चाहें तो आप सबसे पहले तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस फिगर को देख लो भाई। ए का वैल्यू कितना है बेटे 1, बी का वैल्यू कितना है 1, और 2hxy, एच का वैल्यू कितना है बेटे 1/4, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बेटे कितना आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है बेटे, एलिप्स जैसा लग रहा है ना। ई का वैल्यू क्या है बेटे 1 से कम, लेकिन अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा, है ना, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, है ना। इसको देख लेते हैं बेटे, ए बी सी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्या है बेटे -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -1 बेटे, जी 0 है, एफ 0, जी 0, यह आ जाएगा सी एच स्क्वायर, सी का वैल्यू बेटे कितना है -1 और एच का वैल्यू बेटे 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया बेटे -1 और 1/4, है ना, तो कितना आ गया -3/4, सही है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ रहा है बेटे, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, यानी कि ई का वैल्यू 1 से कम है, यानी कि एलिप्स है, ठीक है। और ये भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि डी का वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ये कर्व लाइन पेयर नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से ये क्या है, एलिप्स है, ठीक है। क्या है ये कर्व, एलिप्स है। बनाते हैं इसको। पर बेटे ये ध्यान रखो, है ना, मैंने बताया था आपको, अपन ने जो पढ़े हैं ना क्लास में, वो बेटे क्या है, देसी एलिप्स, ठीक है, यानी कि जिसमें क्या है, एक्स होता है, वाई होता है और कुछ एब्सोल्यूट टर्म होता है, समथिंग लाइक दिस। अपन ने जो क्लास में नहीं पढ़े हैं वो कौन से वाले हैं बेटे, एक्स वाई वाले। बेटे एक्स वाई जो है एलिप्स की इक्वेशन में कैसे आएगा, एक्स वाई तब आता है जब एलिप्स को हिला देते हैं, ठीक है। कैसे हिला देते हैं, ऐसे तिरछा करते हुए। अपन ने कौन से एलिप्स पढ़े, सीधे साधे, या तो लेटे हुए या खड़े वाले, ठीक है। ऐसे घूमे हुए जिनकी एक्सिस ऐसी हो, ऐसे नहीं पढ़े हैं। तो अंदाजे से बता रहा हूं इसका ग्राफ बेटे कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जरूरी नहीं है आप बनाएं इसको, है ना, जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सवाल को। कॉर्ड ऑफ कोनिक इज बाइसेक्टेड,
ठीक है भाई, तो ये कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड एक ओरिजिन से पास कर रहा है, तो बेटे ओहो हो दोबारा बनाना पड़ेगा। बेटे कॉर्ड जो है ओरिजिन से पास कराना है अपने को। लेट्स से मैंने ये ओरिजिन से पास होने वाला कॉर्ड बना दिया। अब क्या कह रहा है, बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी क्यू, यानी कि बेटे मान लो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ये कह रहा है ए और बी का कोई मिडिल पॉइंट है ना, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पी क्यू। तो बताना है अपने को पी प्लस क्यू बताना है, कुल मिला के पी प्लस क्यू प्लस 12 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर पी प्लस क्यू आ जाएगा तो पी प्लस क्यू प्लस 12 भी आ जाएगा। अच्छा बेटा इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अपन कि अपने को कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, कॉर्ड दे रखा है, और भाई कॉर्ड को पास करा दें अपन किससे, ओरिजिन से। तो चलो मान लो लेट कॉर्ड बी y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। ओरिजिन से पास होने का मतलब बेटे क्या हो जाएगा, c का वैल्यू 0, यानी कि कॉर्ड हो जाएगा एम एक्स, है ना। और बेटे इसको और कोनिक को सॉल्व कर लिया ना, सॉल्व फॉर कोनिक एंड लाइन। तो बेटे क्या किया, y वहां पर पटक दिया, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एम एक्स माइनस 1 इज 0। अब बेटे यहाँ पर इजी गोइंग में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है बेटे, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम, है ना, माइनस 1 इज 0। तो बहुत आराम से दिख रहा है, ठंडे ठंडे दिख रहा है कि नो एक्स, एक्स नहीं है। तो एक्स नहीं है बेटे, इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो रूट्स है, मान लो एक रूट अल्फा है, तो अगला रूट क्या होगा बेटे, माइनस अल्फा। क्योंकि एक्स नहीं है इसका मतलब ज़रूर सम ऑफ रूट्स का वैल्यू जो है, सम ऑफ रूट जो है वो कितना हो जाएगा बेटे, 0। अच्छा सम ऑफ रूट 0। अच्छा यानी कि एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर अल्फा है तो दूसरा जो कॉर्ड का एंड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस अल्फा। और क्योंकि बेटे ये जो पॉइंट है ना, कॉर्ड पे लाई कर रहा है और एलिप्स पे भी लाई कर रहा है, तो मान लो कोई पॉइंट है लाइन पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो वाई कोऑर्डिनेट बेटे क्या हो जाएगा, एम अल्फा। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस एम अल्फा। अब मान लो आपको मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी बताना है, तो बेटे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एम अल्फा माइनस एम अल्फा अपॉन 2, जो कि कितना आ रहा है बेटे, 0 0। सिंपल। ओके तो ये जो ए और बी है उसका मिड पॉइंट बेटे क्या है, ओरिजिन है। तो इससे क्या हुआ, P और Q दोनों क्या आ गए, 0 0। तो बेटे यहाँ से P प्लस Q प्लस 12 बेटे कितना आ गया, 12, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 12 आ जाएगा। ये बेटा एक तरीका था ना, दूसरा तरीका अपन सोचते हैं, क्या बोल रहा है, एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड लो आप, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो भी कॉर्ड ओरिजिन से पास कर रही है वो हमेशा बाइसेक्ट हो रही है, हमेशा क्या हो रही है, हमेशा बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट P, Q। अच्छा तो मान लो कोई कर्व है, मान लो कोई कर्व है, उसका कोई कॉर्ड है, उसका कोई कॉर्ड है, और बेटे मिड पॉइंट क्या है बेटे, P, Q, ठीक है, मिड पॉइंट क्या है बेटे, P, Q। अच्छा कोई कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट P, Q, ये तो कौन सा सवाल बन गया, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट का सवाल बन गया, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। तो अपने को ख्याल आया कि क्या फंडा लगाएं अपन, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अपने को गिवन है, कोनिक का इक्वेशन अपने को गिवन है, बेटे याद करो, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है बेटे, T इज इक्वल टू S1। तो P, Q अपन रख देते हैं इसमें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ माइनस 1। ये तो आपका आ गया S1 है ना, T रख,
बेटे टी रखा है ना, टी रख के क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। बेटे आपको याद करना पड़ेगा है ना, क्लास में बताया था मैंने, जैसे 2xy है ना बेटे, उसको किससे रिप्लेस करना होता है, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन से, है ना। तो अपन ने पहले किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बेटे 2xy है ना, 2xy कितना हो जाएगा, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, ठीक है, और -1, ठीक है, ये आएगा। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये लाइन है और ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर दे रखा है लाइन पास कर रही है, तो इसमें x और y की जगह अपन क्या रख दें, 0 0 रख दिया, गॉन 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 गॉन, बेटे -1 गॉन, क्या गया बेटे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। बेटे सारे टर्म जो है ना सब सेम डिग्री के है ना, तो इसको क्या किया, क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। बेटे क्या बन जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, चाहे बेटे ऐसे भी सोच सकते हो आप कि इसको ऐसे लिख लो, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, इन दोनों को देख के परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो क्या बनेगा बेटे, p प्लस क्यू बाई 2 का स्क्वायर, है ना, माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 प्लस क्यू स्क्वायर इज 0, है ना, और क्या बनेगा, p प्लस क्यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब दो स्क्वायर्स का सम बेटे अगर 0 है तो जरूर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है बेटे तो q कितना आ जाएगा बेटे, 0, और बेटे q अगर 0 है तो p भी कितना आ गया बेटे, 0, क्योंकि p प्लस क्यू बाई 2 0, q 0 तो p 0, यहाँ पर q 0, तो आंसर क्या है बेटे, p और q 0 0। तो इस तरह से भी अपन इस सवाल को कर सकते हैं t इज इक्वल टू S1 से। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर जो है 6 की जगह आप 8 कर लो, है ना। अब सवाल ये जो है सही हो गया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन टचेज द हाइपरबोला 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एट द पॉइंट, है ना, कौन से पॉइंट पे टचिंग कर रहा है। तो बेटे एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच, धुआंधार ऑब्जेक्टिव अप्रोच, वो ये जिस पॉइंट पर ये लाइन हाइपरबोला को टच कर रही होगी वो पॉइंट अवश्य किस पर लाइन लाई कर रहा होगा, ऑन लाइन, और अवश्य ही वो पॉइंट किस पे लाई कर रहा होगा, हाइपरबोला पर। सोचो ना भाई, मान लो कोई हाइपरबोला है, और भाई साहब कह रहे हैं एक लाइन है जो भाई इसको टचिंग कर रही है, तो भाई जिस पॉइंट पे टचिंग कर रही है वो पूछा है टचेज द हाइपरबोला, तो बेटा ये पॉइंट जो है लाइन पर भी है और हाइपरबोला पर भी है। तो अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हुए चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट है विच इज ऑन लाइन एज वेल एज हाइपरबोला। तो बेटे लाइन पर भी है, हाइपरबोला पर भी है, तो लाइन पर रखा अपन जैसे ए ऑप्शन रख दिया है ना, ए ऑप्शन लाइन में रख देते हैं, लाइन ज़्यादा आसान है। तो √3 इंटू 2√3 बेटे कितना होगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, नहीं आया, ए ऑप्शन गलत हो गया। बेटे बी रखा अपन ने √3, बेटे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6 प्लस 4, ये भी नहीं आया, ओहो हो, तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। 2√3 कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। बेटे ये तो दोनों सेम है ना, एक्चुअली यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर -4 आएगा, है ना, यहाँ पर -4, √3 तो 6 -4 ये सही है, सी ऑप्शन, और √3 2√3 कितना आएगा, 6 -4। बेटे ये +4 ये -√3 है क्या, बेटे यहाँ है -√3 ना, ये सही है, तो कितना आएगा, -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। बेटे यहाँ दोनों जगह माइनस आएगा, एक्चुअली कोई एक कर लो, या फिर तो यहाँ हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ हुआ है, तो मैं सही सवाल बताता हूँ, सी ऑप्शन है आपका, -2√3 -4, है ना, ये आपका करेक्ट सवाल है। तो इस केस में क्या आ रहा है, -6
-4, तो ये भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या है, 6 - 4, ये सही है। मतलब सही है मतलब कि हाँ, कम से कम ये सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा तो जरूर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 2√3 - 4। ठीक है, हाइपरबोला भी लगे हाथ देख लेते हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर जाए तो बात ही बन जाए। तो 2 × 12 - 16 = 8, 24 - 16, हाँ सही है। 24 - 16 बेटे क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो यस इट इज करेक्ट। बेटा तो एक था ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिससे अपने चेक कर लिया कि ये होता है, पर बेटे आपको याद आना चाहिए है ना कि जो लाइन है ना, y = mx + c है ना, इसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है ऑन हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, वो होता है बेटे -a² m/c, -b² / c। ठीक है, तो बेटे -a², बेटे इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिख लें, 8 था यहाँ पर, 8 से डिवाइड कर ले बेटे, x² / 4 - y² / 8 = 1। ठीक है, तो बेटे -a² है ना, ये कितना आ जाएगा -4। बेटे m का वैल्यू है ना, यहाँ से उठाया, y = आ रहा है बेटे -√3x + 2 है ना, तो m का वैल्यू बेटे क्या है, -√3, और c का वैल्यू बेटे, c का वैल्यू क्या है, 2, -b² / c है ना, -b² बेटे क्या हो जाएगा, -8/2। अच्छा, तो c का वैल्यू कितना था, 2 था। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है बेटे, 2√3 - 4 है ना, आंसर क्या आ रहा है, 2√3 - 4। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो, ये आ गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ठीक है, बस इतना काफ़ी है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखें है ना, एलिप्स के लिए याद रखें, याद ही होगा एलिप्स के लिए, -a² m/c, b² / c है ना, ये एलिप्स के लिए होता है। जब एलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² - x² / a² + y² / b² है ना, लाइन, एलिप्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है अपने को। ठीक है भाई, तो अपन ने इस सवाल से सीखा कि कोई लाइन y = mx + c हाइपरबोला को किस पॉइंट पे टच करती है, और अगर ऐसी ही लाइन दे रखी हो तो एलिप्स पर कौन से पॉइंट पर टच कर रहा होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, याद रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही लड्डू, बहुत ही हलवा सवाल दिया है मैंने आपको। a and b आर नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन। भाई यहाँ पर एक a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटे, a और b के कोफिशिएंट जो है क्या हो, स्केलर्स हो, और ऐसा कुछ लिखा हो है ना, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर, म्यू मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर, तो इसको क्या कहते हैं बेटे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, होल्ड्स फॉर रियल x एंड y देन x + y। तो बेटे मैंने आपको बताया था नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है ना, मैंने आपको बताया था अगर ये दे रखा है 0, लैम्डा a + म्यू b आपको 0 दे रखा है, और a और b नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, तो जरूर 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 इनके कोफिशिएंट बेटे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। क्या होगा इनके कोफिशिएंट, 0। तो अपन ने क्या किया, एक तरीका तो ये है ना, दूसरा बेटे मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा दे रखा है आपको लैम्डा a म्यू b = xa + yb, तो क्या कर सकते हो, या तो एक साइड लाके कोफिशिएंट 0, पहला तरीका, या इधर और उधर रिस्पेक्टिव वेक्टर के कोफिशिएंट बराबर, दोनों में से जो चाहे। तो क्योंकि यहां पर a वेक्टर इधर है, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, 2x - y बेटे कितना आ जाएगा, 5। हाउ डिड वी गॉट दैट, a का कोफिशिएंट कंपेयर करके है ना। b का कोफिशिएंट देखते हैं बेटे, b का कोफिशिएंट बेटे कितना है, x - 2y है ना, और अपन ने क्या किया बेटे, इसको जो है ना 2 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 - 10 - 4 6, x आ गया बेटे 2, y इजी गोइंग में दिख रहा है -1, तो बेटे x + y है ना, x + y बेटे कितना आएगा, 2 - 1 यानी कि 1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, कितना आ रहा है,
बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो मैंने बहुत ही हलवा सवाल रखा था ये, स्पेशली कि सारे बच्चे इसको कर लें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। Q इज द इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, है ना। ये पॉइंट है P, और P का जो Q लगता है, क्या लगता है, इमेज। ऐसे एक रफ डायग्राम, ये आपका प्लेन है, यहां पर बेटे एक पॉइंट है P, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3, है ना। और बेटे इसका इमेज, P का इमेज बेटे क्या है, P का इमेज है बेटे Q। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन, तो सबसे पहले तो अपने को क्लियरली दिख ही रहा है कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेटे क्या करना पड़ेगा, अपने को इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। एक अप्रोच बताया था जो रटी रटाई अप्रोच है अपनी, कि कैसे लिखते हैं अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये पॉइंट, और कैसे लिखते हैं अपन इमेज के कोऑर्डिनेट। तो बेटे कैसे लिखते हैं, x माइनस पॉइंट, y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट, डिवाइडेड बाय क्या आता है बेटे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज इक्वल टू, तो पॉइंट बेटे पॉइंट क्या दे रखा है, 1 -2 3, 1 -2 3। डायरेक्शन रेशियो बेटे अगर प्लेन दे रखा है ना, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्शन रेशियो याद करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, है ना बेटे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन बेटे क्या होता है, a, b, c। या सरल शब्दों में बात करें तो ai प्लस bj प्लस ck, है ना। ये एक वेक्टर है और इसकी दिशा क्या है, अलोंग द नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। इसी को क्या बोलते हैं, वन ऑफ द डायरेक्शन को डायरेक्शन रेशियो। तो ए बी सी लिखना है बेटे, इजीली दिख रहा है। ए कितना है बेटे 1, बी -1, सी 1, तो 1 -1 1। बेटे राइट साइड में ना, राइट साइड में क्या आता है, अपने को फॉर्मूला याद करो बेटे। फॉर्मूला है बेटे a x1 b y1 c z1 प्लस d, यानी कि पॉइंट को रखा प्लेन के अंदर और नीचे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। -2 आता है फॉर इमेज और -1 आता है फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो भी रख देते हैं इसके अंदर -2 इंटू बेटा ax1 है ना, पॉइंट को रखा अपन ने प्लेन में, ये पॉइंट अपन प्लेन में रख रहे हैं, तो कितना आएगा बेटे 1 प्लस 2 प्लस 3 -7, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 -7 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना आ रहा है -1 -2 2/3। तो x निकाल लेते हैं बेटे, है ना। ये इज इक्वल टू ये करके x का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस 2/3 यानी कि 5/3, और यहाँ कितना आ रहा है -2/3 और -2 -8/3, और 3 प्लस 2/3 ना, 3 प्लस 2/3 बेटे कितना होगा 11/3, है ना। इसका और 0 0 0 का डिस्टेंस लिखना है, कितना आएगा √25/9 प्लस 64/9 प्लस 121/9, कितना के बेटे 89, है ना। 89 नीचे तो 9 तो कॉमन है, और 89 प्लस 121 210। आंसर देखते हैं, नीचे 3 है ना, तो 3 का फैक्टर काट रहे हैं, तो 3 का फैक्टर काट के दिया जाएगा 70/3। ए ऑप्शन अपना आंसर, ठीक है। आंसर क्या है, ए ऑप्शन। मैं आपको बता देता हूँ कि अपन ने क्या रिवाइज किया, याद रखो, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर मान लो पॉइंट का नाम है x1 y1 z1, तो बेटे फॉर्मूला ही होता है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी
इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये फॉर्मूला किसका है बेटे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। और आप ये लगा दो तो बेटे क्या आ जाएगा? यही फॉर्मूला बन जाएगा ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट इन प्लेन मिरर। ठीक है, भी अपन ने रिवाइज किया, अपन आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन ऐसा करेंगे, यहाँ पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, 27वां क्वेश्चन से। बाय बाय।